रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अगर आप कराची के शहरी हैं तो आज का प्रोग्राम लाजमी देखिएगा, आपके दिलों को टच करने वाला है ये प्रोग्राम, क्योंकि आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं कि जब इसको सोचा था हमने इस प्रोग्राम को, तो हमें लगा कि शायद ये हम पर ही कोई गुजर रही है, ये हम ही हैं जो विक्टिम है, क्योंकि कराची का शायद ही अब कोई ऐसा शहरी हो जो विक्टिम ना रहा हो। आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आए हैं कि साइमा कमल जो है वो मज़ार कायद के बाहर, मैं कायद की चौखट पे आके ये प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से कर रही हूँ कि मैं कायद के सामने ये मुद्दा कराची का जो मुकदमा है, मैं अपने कायद की इस चौखट पे आके सबसे पहले इसको पेश कर रही हूँ। जनाब, हुआ कुछ यूँ है कि ये कराची वो शहर है कि पता नहीं कितने आईजी, कितने ही बड़े बड़े अफसरान पुलिस के आए गए, हुकूमतें आई गई, लेकिन एक लफ्ज़ है कराची के लिए जिसके बगैर कराची का जिक्र अब नामुमकिन है, वो है स्ट्रीट क्राइम। और अब इसमें वो शिद्दत आ चुकी है कि अगर मैं आपको जो फिगर्स बताने वाली हूँ, ज़रा दिल पे हाथ रख के और बड़े हौसले के साथ सुनिएगा कि तकरीबन 34,000, तो इस जो अब ये छठा महीना चल रहा है 2023 का, जनवरी से लेकर जून तक सिर्फ कराची में 34,000 से ज़ायद छीना झपटी की वारदातें हुई, जिसमें लगभग बताया जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक 150 से 200 के दरमियान लोगों को जान से मार दिया गया, और जो जख्मी हैं, जिनके ऊपर गोली चलाई गई या जिनको जख्मी किया गया, उसका तो कोई हिसाब किताब है नहीं। लातादाद हमने प्रोग्राम किए। हम अब से वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जो हफ्ते में कम से कम आप एक मरतबा हमारा चीख उठा लाजमी ऐसा देखा करेंगे जिसमें हम ढूंढेंगे ऐसे नामालूम लोगों को कि जिनका घर से कोई ना कोई इस राजनी की वारदातों में या तो मारा गया है या फिर उसको जख्मी किया गया है। आज का पहला प्रोग्राम हम इसी हवाले से करने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। जनाब, सबसे पहले तो वो आवाम जो कराची की आवाम अरसा दराज से मोबाइल स्नैचिंग, फिर डकैती, फिर राहजनी की वारदातें, ये सिलसिला कभी थमा नहीं है। इसमें शिद्दत में ऊपर नीचे कभी हो गई हो इसकी शिद्दत, लेकिन अभी जो ये मई का महीना गुजरा है, इसमें अब तक साल का सबसे बड़ा नंबर आया है कराची में। सिर्फ 5,000 तो सिर्फ मई के महीने में कराची को उन्होंने मोटरसाइकिलों से उनके मालिकान को महरूम किया है। इस दौरान में कई ऐसे वाक़यात हुए, और ये इससे पहले भी तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें गोली चली है, लोगों को, शहरियों को मौत के घाट उतारा गया है। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जब आम आवाम तवातुर के साथ अपने करीब अपने फैमिली में या फिर अपने मिलने जुलने वालों में, या फिर एटलीस्ट अगर वो टीवी पे भी ये खबर सुन रहे हैं, तो उनकी जहनी कैफियत क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लोगों के साथ, हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, अब मुझे ये बताइएगा, कराची में कभी वैसी तो काबू आया ही नहीं है ना ये स्ट्रीट क्राइम का जिन? हर वक्त कहीं ना कहीं से आपको इतला मिल रही होगी कि कोई छीना झपटी की वारदात में खुद आपके साथ हुई है। मुझे ये बताइए आंटी, क्या कैफियत होती है जिस वक्त आपके साथ, मतलब आपसे मोबाइल छीना, लेकिन साथ में उसके एक गन भी है जो मार सकती है बंदे को, आपके साथ आप अकेली होंगी या आपके साथ कोई और होगा, उस वक्त फौरन तौर पे आपके औसान कैसे, मतलब किस तरीके से आपका रिएक्शन होता है? ये हुआ था, 20वां रोज़ा था, मैं पढ़ने जाती थी कुरान, तो मेरे ना 3 सिपारे ऐसे थैली में थे, और पर्स भी था एक थैली में, और चश्मा भी था, और चाबियाँ भी थी। एक बंदा आया, बाइक से उतरा, गेट पे चाबी लाया उनके, मैं मुझे दिखाया कि मैं इनका गेट खोल रहा हूँ, मैं पीछे हटी, उसने कैंची निकाली, मेरी दोनों थैलियाँ काटी और चला गया। मैंने कहा सिपारे दे दे, वो चला गया, मेरी थैलियाँ दोनों लेके, पर्स लेके, चश्मा लेके और सिपारे लेके। आंटी, अब मुझे ये बताइएगा कि आपके हाथों में कपकपाहट तारी हुई थी उस वक्त? हाँ, मुझे तो मैं लग रहा था रोज़ा था, मैं गिरी नहीं, शुक्र करो, गिर जाती तो वो तो जिनके यहाँ पढ़ने जाती थी, उन्होंने आवाज़ सुनी, फ़ौरन दरवाज़ा खोल के मुझे पकड़ के ले गई। आंटी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा बंदा ना आपके गेट से मेरी थैलियाँ लेके चला गया। आपकी कम से कम कितनी देर तक आपकी जो फिजिकली कंडीशन थी और मेंटली कंडीशन थी वो डिस्टर्ब रही थी? हाँ, ज़ाहिर है, उनके कमरे में जब बैठी थी तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी, पानी भी नहीं पी सकती थी, रोज़ा था मेरा, तो बहुत देर तक मेरी तबीयत ख़राब रही, घबराहट रही मुझे। आज तक मैं उधर से गुजरती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई बंदा ना आ जाए, ऐसा डर लगता है। मतलब अभी तक आपको इस चीज़ का डर है कि कहीं से कोई वो बंदा आ ना जाए या कोई और बंदा ना आ जाए? अब आपके जहन में ये खौफ बैठ गया है? जी जी जी, डर लगता है। जब आप जाते हैं किसी ऐसे वाक़े का आप सुनते हैं तो होता क्या है
कि आप फौरी तौर पे आपको कपकपाहट जारी, आप देखिएगा कि जो खास तौर पे बेचारी जो बच्चियां होती हैं या खवातीन होती हैं, बिल्कुल आप बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने का। उसके बाद ये कि आप पे कपकपाहट आपके हाथों में तारी हो जाती है, आप मेंटली तौर पे काफ़ी देर तक डिस्टर्ब रहते हैं और कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि जब कभी आप ये खबर सुनते हैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द कहीं भी आप अगर ये खबर सुनते हैं कि कहीं पे स्नैचिंग की और इस तरह की वारदातें हो रही हैं और किसी को इस तरह लूट लिया गया कि उसको गोली भी मार दी गई, ये तो अब नॉर्मल रूटीन बन गई है, सर सबसे पहले आपका जो जहन होता है वो किस तरफ जाता है, कितना आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं? मैडम जाहिर है एक तो फाइनेंशियली नुकसान होता है, दूसरा इंसान अपनी जान को जो है ना वो ख़तरे में महसूस करता है। जाहिर है जो आते हैं ये कोई अच्छी सोच लेके के लोग तो होते नहीं है, या ड्रग के आदी होते हैं, मनशियात के आदी होते हैं, और ये लोग जो है ना बस ये तो अगर इनको कोई मज़ामत करता है तो गोली मारते देर नहीं करते। जब आप ये खबर सुनते हैं सर तो कितनी देर तक आपकी मेंटली कंडीशन जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है? देखें ये तो फिर जिस पे बीतती है वो तो कितना परेशान होता है, सुनने वाले बहुत ज़्यादा इससे डर गोली मार दी। आज भी गुलशन इकबाल में एक डकैती के दौरान एक नौजवान को गोली मार दी और उसको लूट के ले गए। ये तो आए दिन का मामूल बन चुका है इस वक्त। तो यहाँ तो जो है ना मेरे अपने बच्चों से 4 मोटर बाइकें छीनी हैं, 4 मोटरसाइकिलें और मुतादद मोबाइल छीन चुके हैं, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के रास्ते में। तो ये कराची जो दुनिया पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, बदकिस्मती को लावारिस हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। ऐसा तो गांव देहातों में भी नहीं होता जहाँ जो है ना जो कराची में हो रहा है। सारा दुनिया परवरिश यहाँ से पा रही है और इसमें इदारे, सियासतदान, इसमें हमारी लॉ एंड फोर्सेज एजेंसी वो कहाँ हैं? अपने थानों में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। FIR कराए जाए, मोबाइल की FIR नहीं करते, मोटरसाइकिल की FIR नहीं करते कि क्राइम रेट शो हो जाएगा तो इस थाने में इतना क्राइम हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है। ठीक है, आपके साथ कभी कोई ऐसी वारदात हुई है? जी मेरे साथ हुई है। गुलशन इकबाल में हुई थी और रात के टाइम हुई थी। मोबाइल हमारा लेके चले गए थे, 2 थे और रेंजर्स जबकि नीचे ही खड़ी हुई थी। तो पुलिस भी सामने से जा रही थी, तो हमने पुलिस वालों को बोला हमारे साथ हुई है, वो यूँ जा रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा हमारी हुदूद नहीं लगती है आगे, तो हम आपके साथ नहीं जा सकते। फिर पुलिस वालों ने कहा जहाँ पे हुई है आप हमें वहाँ लेके चलें। तो हम उनको लेके गए, कह रहे हैं अच्छा। फिर हमें वहाँ पे वो थाने लेके चले गए और वो कह रहे हैं कि अच्छा बता आप हमें बता दें, लिख के दे दें, ऐसा ऐसा होता है बस। फिर वो तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमारी FIR करवाई। बहुत मिन्नतें तवाज़ुन करने के बाद वो हमारे साथ रेट पे भी गए, लेकिन मोबाइल ना मिला। और अभी इस वक्त मेरा मोबाइल अफ़गानिस्तान पहुंच चुका है, क्योंकि आईफोन था, उसकी मेरी लोकेशन दूसरा आईफोन से निकाली, अफ़गानिस्तान पहुंच चुका है, जलालाबाद। जलालाबाद पहुंच चुका है इनका मोबाइल। लिया इन्होंने पाकिस्तान से था, पहुंच गया है वो स्नैचिंग के बाद जलालाबाद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि जो कोई आपसे लूटने के लिए आता है ना, वो आपको ठोडी पे हाथ रख के तो कहेगा नहीं भाई मोबाइल दे दो, साथ में उसके TT भी होगी। जब आप सामने से कोई इस तरीके से आपसे बज़ौरे हथियार अगर आपको इस तरीके से मजबूर करता है आपको मोबाइल देने के लिए या फिर अपनी नकदी देने के लिए, तो वो वारदात तो हो जाती है। उसके कितने दिन तक उसके बाद आप डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली तौर पे? और फिर जब आप बगाए बगाहे टेलीविजन पे या अपने इर्द गिर्द ये खबरें सुनते हैं कि किसी और के साथ भी होगी, ये आपके लिए मेंटली ट्रॉमा कितने हद तक जो है इसको कहा जा सकता है? कम से कम महीना 1.5 महीने तक हमारे साथ ये रहता है, डर ही रहता है। अब हम बाइक भी चला रहे होते हैं, गाड़ी भी चला रहे होते हैं, तो बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कौन है। अगर कोई साफ सुथरे बंदे भी होते हैं ना, तो उन पर भी हमें शक होता है कहीं ये आगे बोलें ना कि साइड में लगाएं, गालियाँ ना दें, पिस्टल ना निकाल लें, कुछ ऐसा ना हो कि हमें मार दें। थोड़ा सा आपको लगता है कि हमारी जिंदगियां इन वाकयात की वजह से और इन खबरों की वजह से एबनॉर्मल हो गई हैं? हम लोग थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब इस कदर हो गए हैं कि अब हमारा वो जो मेंटली स्ट्रेस है वो दूसरी जगह भी निकलना शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मेंटली मतलब कोई काम धंधे नहीं, हम नॉर्मल नहीं है, काम धंधे में ध्यान नहीं है। बस यही है कि भाई कहीं बैठे हुए कहीं जा रहे हैं, यार ये ना हो जाए, कोई वो ना आ जाए, कहीं से ये ना हो जाए, कोई गोली ना चल जाए, डकैती ना हो जाए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर देखिए एक बड़ा ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर 1 करोड़ मरतबा तकरीबन बातें हो चुकी होंगी आपस में भी, मीडिया में भी, अखबारात में भी, और वो है कराची में स्नैचिंग और इस तरह की वारदातों का जो मसला है। मुझे ये बताइएगा कि कभी पहले तो ये बताइएगा खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ऐसी वारदात या आपके घर में से किसी? सैकड़ों मरतबा हो चुकी, कोई लम्हा होता ही नहीं जब बचे। इंसान जो है ना इस कराची के अंदर, ये तो सुना है कि उसके कोई शायद बचा तो कोई भी नहीं है। ये नहीं पता चला आज तक कि कभी कोई पकड़ा भी गया कि नहीं पकड़ा। सर ये बताइए, बड़ी बदकिस्मती है इस शहर की।
सर ये बताइएगा कि कितना बड़ा ये मेंटली ट्रॉमा होता है जब आपके साथ वारदात हो जाती है, तो सुना है कि हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं काफी देर तक, मतलब आपके साथ जब ये वारदात होती है मर्दों के भी हाथ पांव कांप जाते हैं बाज़ दफा, लेकिन आप मेंटली तौर पे सुना है कि बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। हमारी मेरी एक दफ़ा वारदात में बच्ची मेरी थी, उसके सर पे रख दिया था, तो वो आज तक खौफ में मुबतला रहती है। कभी अचानक वो बाजार जाती है, बाबा यहाँ नहीं खड़े हो, यहाँ नहीं खड़े हो, चलें घर, यहाँ से निकले घर से। तो ये तो इंतहाई खौफजदा इंसान, इस शहर के अंदर तो अजाब है। सर ये बताइएगा, आपके अभी आपने बताया कि आपकी एक दफा बेटी के ऊपर आपके साथ सैकड़ों दफा ये वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन एक मर्तबा गन आपकी बेटी के सर के ऊपर रख दी थी, तो वो तो जो मेंटली कंडीशन उस बच्ची की तो डिस्टर्ब है, आप भी बहुत ज्यादा जो है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं अभी तक। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि अक्सर और बेशतर हम ये सुनते हैं कराची में आए दिन, शायद ही अब कोई ऐसा दिन, एक दो दिन के वक्फे के बाद फिर ऐसा वाक़या सुनने को मिलता है कि मुजाहिमत पर गोली चलाकर लड़के या लड़की को, बच्चे तक को जो है वो हलाक कर दिया गया। ये खबरें जब आप सुनते हैं तो अपने आप को सच मुझे बताइएगा कि आपके घर में फैमिली है, बच्चे हैं आपके, आप कितना डिस्टर्ब होते हैं? शदीद तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि टीवी की तो बात की बात है, ये जो छोटी छोटी सी जब क्लिप्स आती हैं तो वैसे ही दहल जाते हैं। इससे मैं ये नतीजा अखज़ कर सकती हूँ कि बिनहसल कौम, सिर्फ कराची की अगर आवाम की बात की जाए, हम एक नॉर्मल मेंटली स्टेट में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ से पंजाब जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, इतना ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं कि कोई मतलब वारदात तो दुनिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन टेंशन में नहीं रहते। यहाँ तो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, खुदा न खास्ता यहाँ से निकले रास्ते में क्या हो जाए। और हमारा एरिया जो इलाका है ये बहुत काफ़ी हद तक हम देखें सिक्योर है, लेकिन हम उस साइड से जाएँ तो वो सन्नाटी रोड है, वहाँ से बच्चे जो है कूद के कोई नज़र आए। एक दो मरतबा हमने पीछे से गेट खोलने की कोशिश की है, वो खेलें तो उस थोड़ा सा अंधेरा होता है, वहाँ पे वारदात हो जाती है, तो बंद करना पड़ता है। एक ही गेट रखा हुआ है इसीलिए। तो सर मुझे ये बताइएगा, ये इस तरीके से तो ज़िंदगी हमारी नॉर्मल तरीके से हम गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आए दिन या तो हो ना कि साल में कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई वारदात हो जाए, तब भी ये है कि थोड़े दिन बंदा डिस्टर्ब रहने के बाद जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, फेडेड हो जाती है मेमोरीज। लेकिन अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इलाके, अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं और जहाँ पर आपके साथ ये वारदातें मुसलसल, बल्कि हर दूसरे दिन अगर आपके साथ ये वारदात हो रही है, तो सर ये तो फिर सवाल भी बेसूदी होगा कि आप किस हद तक एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऑब्वियसली फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। एबनॉर्मल ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमें। आपको पैसों का, इन चीज़ों का तो एक दफ़ा इलाज हो जाता है, लेकिन जो डिस्टर्ब होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। वो आप बहुत अरसे तक इस रोड पे जितनी दुकानदार हैं, हर बंदा कोई ना कोई, किसी ना किसी डसा हुआ है। सर मुझे ये बताइए, कभी अपनी आंखों के सामने या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि वारदात हुई हो कोई कराची के अंदर? नहीं, एक दफ़ा पीछे लग गए थे, अल्लाह का शुक्र है हम भागे थे, और दूसरी देखते रहते हैं वारदातें होती रहती हैं। अक्सर हमारा सिलाई का काम करते हैं, रोडों पे देखते रहते हैं वारदात होती रहती हैं, कोई नियत दे तो उसको मार देते हैं। फिर कभी आपने ऐसी वारदात देखी हो और उसके बाद आपने महसूस किया हो कि मैं ना मेंटली तौर पे जो है वो एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे काम कर पा रहा हूँ, या ना सोच पा रहा हूँ, ना मैं काम कर रहा हूँ फिजिकली तौर पे? इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या ये वारदातें देखने के बाद? वारदात देखते हैं, हमारा जहन ही काम नहीं करता ना। जहन काम नहीं करता, फिर हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, जो चीज़ मांगते फिर हम दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये है मेंटली कंडीशन इस वक्त आप लोगों के, कराची के लोगों की। आज तक किसी ने इस हवाले से अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। खुद हमारे साथ जब कुछ इस तरह के मामलात हुए, स्नैचिंग के तो नहीं, लेकिन ये कि जब हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की, मेरा प्रोग्राम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि हर महीने हमारा एक प्रोग्राम होता है। मैं इस दौरान बहुत सारे विक्टिम से भी मिली, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जिनके साथ ये वारदात हुई है। तब हमने बड़ा सीरियसली ये ऑब्जर्व किया कि हम सब वन टू ऑल, कराची में इस वक्त कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मेंटली ट्रॉमा का शिकार ना हो इन मुसलसल वारदातों की वजह से। और इसमें अब जो शिद्दत आ गई है कि गोली चलाकर मुजाहिमत पर बाकायदा तौर पे बंदे को, या इवन के खवातीन को भी, सना का केस आपको याद होगा, उसमें ढेर कर दिया, उनको मार दिया, जान से मार दिया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जब आप ऐसे वाक़यात सुनते हैं तो आपकी कंडीशन सिर्फ ये नहीं होती है कि उस वक्त सिर्फ चंद मिनटों के लिए आप डिस्टर्ब हुए हो, या हाथ पांव कांप रहे हो, या फिर आपके औसान खता हो गए हो। ये आपका सम टाइम, आपका लाइफ टाइम आपका एक ट्रॉमा होता है। और जब आप मेंटली ट्रॉमा में होते हैं, और वो भी पूरी एक शहर की कौम अगर मेंटली ट्रॉमा में हो,
तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके शहर के हालात नॉर्मल हो सकते हैं? आप जहां पर काम कर रहे हैं आप नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। आप अपनी निजी जिंदगी के अंदर कितने नॉर्मल हो सकते हैं ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं इन वारदातों के बाद। तो ये तो तवातुर के साथ चल रही है, लेकिन अब जो मामला है वो ये नहीं रहा है सिर्फ कराची के अंदर कि आपको आपके मोबाइल या आपको आपकी नकदी से महरूम कर दिया गया या मोटर बाइक से या गाड़ी से महरूम कर दिया गया। अब ये इतना बड़े पैमाने पर फैल गया है इसका खौफ कि अब हम लोग बाकायदा तौर पे नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। ये प्रोग्राम आज इसी वजह से करना जरूरी था और मैं कोशिश करूंगी कि अगर हर हफ्ते नहीं तो कम से कम महीने में एक प्रोग्राम आपको लाजमी ऐसा दिखाऊं जिसमें हम आपको विक्टिम से भी मिलवाएं, जिनके घरों से कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मिसहैप हुआ है। जरा देखिए तो सही, वो जो हम सुनते हैं खबरों में कि एक मुजाहिमत डकैती के दौरान मुजाहिमत पर या छीना झपटी की वारदातों में कराची के फला इलाके में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया गोली मारकर। तो वो जो एक शख्स आता है और उसके साथ कभी कभी उसका नाम भी आ जाता है कि शनाख्त फला नाम से हुई है, वो आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ एक खबर होगी, लेकिन वो जो एक शख्स होता है उससे पूरी एक दुनिया वाबस्ता होती है, उसके घर वालों की, उसके काम जो उसके साथ करने वाले लोग हैं उनकी, वो जिस जगह पे रह रहा है उनकी, और वो फिर किस तरीके से एक वाकया जो है वो किस तरीके से एक अच्छे खासे एक मास सर्कल को अपनी लपेट में ले लेता है। और फिर आखिर में ये क्या होता है कि एक पूरी कौम जो होती है एक शहर की, वो मेंटली ट्रॉमा का शिकार होकर वो एक इब्नॉर्मल कौम बन जाती है जिसको लोगों को पता भी नहीं होगा। ये इसी वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जरा एक साहब से बात करते हैं। वक्फे से पहले हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे लोगों से, उनकी मेंटली कंडीशन कैसी है। आपके साथ कोई ऐसी वारदात हुई है जिसमें कि बाकायदा तौर पे मुजाहिमत के ऊपर ज़रा उस आपको भी जो था वो गोली का या फिर आपके ऊपर भी वो हमलावर हो गए थे, गोली चलाई गई थी, क्या हुआ था? पहले तो वाकया बताइए। मैडम ये लास्ट ईयर की बात है, मेरे साथ गुलशन के एरिया में वारदात हुई थी मोबाइल स्नैचिंग की ना। उस दौरान थोड़ी मुजाहिमत मैंने की, उस मुजाहिमत पे उन्होंने बकायदा मेरे पैर पे फायर मारा था। ये पिछले साल का है, ये पिछले साल मुझे फायर लगा। आपकी हड्डी के ऊपर भी लगा है? हड्डी से पे तो नहीं लगा था, हड्डी से वो इस पे गोश्त पे लग के क्रॉस हो गई थी गोली, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी इंजर्ड नहीं हुई थी मेरी ना। और अभी ये मेरा लास्ट 29 तारीख को हुआ है पिछले महीने की, मेरा मोबाइल स्नैच हुआ है गुलशन के एरिया में, डिस्को बेकरी। इसकी मैंने एप्लीकेशन खैर दी हुई है, गुलशन थाने में ही है, तो इसको बाकायदा ट्रेस कर रहे हैं। अगर बंदा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, उन्होंने इतना मुझे ये कंफर्म किया कि जिस बंदे ने वारदात की थी ना, आपके साथ स्नैचिंग की थी, उस बंदे की तस्वीर और उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, उनके गुलशन थाने वालों के पास। अब वो 2-3 बार रेड पे गए हैं तो उनको वो मिले नहीं है शायद, या उसने घर चेंज कर लिया बंदे ने। मुझे ये बताइए नकाश भाई कि आप पे गोली चली, जी हम अभी तक खुदा ना खस्ता अभी तक हम पे इस तरीके से किसी वारदात के दौरान तो अल्लाह ताला ने बड़ा महफूज रखा है, कभी गोली नहीं चली, लेकिन अब आप जब देखते हैं कि आपके ऊपर उन्होंने गोली चलाई और बेदरेक चला दी थी। जी बिल्कुल बेहतर। मैं असल में उनको सिर्फ उनको तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरी सिर्फ इसमें ना सिम्स निकाल दें, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे तो वो मुझे वापस नहीं मिलेंगे। बस उस बात पे पठान लड़के थे, उन्होंने गोली चला दी मेरे पैर पे, गोली चला दी और आपके पाँव पे गोली आके लगी। शुक्र है कि आपकी बचत हो गई इसमें। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, ये गोली खुदा ना खास्ता अगर वो स्ट्रेट कर देते, फायर कर देते, तो अंदाज़ा है आपको कि कितना बड़ा एक नुकसान हो सकता था? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक जानी नुकसान तो उसका तो कोई अजाला कर ही नहीं सकता ना। अब जाहिर सी बात है, मेरी एक बेटी है तो मतलब 8-9 साल की है, तो मैं उसका अक्सर सोचता हूँ। नकाश भाई ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद आपने देखा होगा तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें ख़वातीन समेत बच्चों समेत गोली चलाकर उनको मौत के घाट भी उतार दिया गया, ज़रा सी मुजाहिमत पे, बिल्कुल ऐसे ही कि सिर्फ मेरी सिम दे दो या मोबाइल ना लो, ये ले लो, ये इस बहस के ऊपर भी उन्होंने गोलियां चलाई हुई हैं और बाकायदा तौर पे मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ज़ख्मी किया, आपको तो सिर्फ ज़ख्मी किया ना। जब आप अपने इर्द गिर्द ऐसी खबर सुनते हैं कि उसमें तो मेरे पर तो सिर्फ गोली चलाई थी तो मेरे पाँव पे लगी, अगले को तो मौत के घाट उतार दिया। जब आप अपने इर्द गिर्द मुसलसल ये खबरें सुन रहे हैं कराची में
इससे आपकी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो रही है? मैडम ज़िंदगी तो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, जाहिर सी बात है। मेरे तो एक ना, मुझे तो ज़्यादा, मैं इन चीज़ों का असर ज़्यादा लेता हूँ कि यार किसी के साथ कुछ अगर वाक़या हो गया है तो वो मेरे दिल से ना कम से कम 5-6 दिन तो वो उतरता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जिसके घर का अगर फ़र्द मुज़ाहमत के दौरान ही अगर मर गया बेचारा वो, तो उसके तो घर पे तो समझे क़यामत आ गई है ना एक तरह से। एक जवान लड़के, जवान मौत का तो कोई अजाला पूरा नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है। अगर एक किसी के घर का जवान बचा गया है तो जाहिर सी बात है अपना सारा सब कुछ करने के बावजूद कुछ ना कुछ तो हल की तरफ जाएंगे, या वो एट द एंड यही करेंगे कि उसका कोई छोटा भाई खड़ा हो जाएगा या भाई छोटा बड़ा भाई कोई खड़ा हो जाएगा उसको पकड़ के मारने के। देखें, सिर्फ यही है कि मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से ये गुजारिश करूंगा, जो ख़ास करके कराची के और ये ख़ास करके जो हमारा गुलजार हिजरी का एरिया है, मैं जितना जो भी थाना यहाँ पे लगता है, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इलाके को प्लीज़ सिक्योर करें, क्योंकि हमारा एरिया बहुत डिस्टर्ब है इन मामलात में। अल्लाह करे कि पूरा कराची सिक्योर हो, जिसके आसार अभी नज़र नहीं आ रहे, बस अल्लाह ही करे तो करे। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल अंधेरा आपको नज़र आ रहा है। मैं विक्टिम्स, जो ऐसे विक्टिम जिनके घरों से उनके प्यारे छीने गए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनसे भी ज़रा हिम्मत करके बात करूँ। भले कई साल का काफ़ी टाइम गुजर गया हो, लेकिन ज़रा देखते तो हैं कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी क्या उनके ज़ख्मों पे अभी तक कुदरत ने मरहम रखा है या नहीं रखा है, उनकी कमी महसूस होती है या नहीं होती है। वो अभी भी उस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में, जो किसी जालिम ने सिर्फ 2 टके के एक मोबाइल के लिए उनको उनके प्यारों से महरूम कर दिया। ज़रा सोचते हैं, ज़रा इसके ऊपर ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई में ये सिर्फ जो माहिर नफ्सियात और हमारी ही ऑब्जर्वेशन है, या वाकई ही में अब हम नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं इन वाक़यात के बाद। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में आई हूँ डॉक्टर नाइमा के पास। ये क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट को KU में हेड करती हैं। हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी शामिल हुई थी। मुझे डॉक्टर नाइमा, एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको करने के बाद मुझे आपसे ये जानना है, मैं ये प्रोग्राम करके आई हूँ, अब मैंने लोगों से भी बात की है और मेरे ख्याल में कि शायद आप अगर कराची में रहती हैं तो आप इस दर्द से कहीं ना कहीं गुजर गई होंगी, या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कराची में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। डॉक्टर नाइमा, मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त ये मुसलसल वारदातें हो रही हैं, स्नैचिंग की, इवन के लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया कि हमारे बच्चे अब डर के उठ जाते हैं जिनके साथ कभी वारदात होती है, कि रात को वो ख्वाब में भी यही वारदात या इस तरह की कोई वो ख्वाब देख रहे होते हैं। मतलब इतना उनको मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई में जो ये इस तरह की जो वारदातें हैं, ये जहनी तौर पे, ख़ास तौर पे बच्चों के और जो इससे मुंसलिक या फिर इस तजर्बे से गुजरने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह असरअंदाज हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कराची में जिस तरह से वारदातें होती हैं या जहाँ पे भी हों, ये देखिए, इस तरह की वारदातें, आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो ये आपके जो जहन पर, आपके दिमाग पे बहुत बुरे असरात डालता है। आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहते हैं, बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, जिसकी बिना पर जो है वो आपके नर्व्स जो हैं वो उन पे बड़ा मतलब बैड इम्पैक्ट होता है। तो ये तो एक कह सकते हैं कि लाजमी चीज़ है कि आप अगर किसी बुरे तजर्बे से गुजरेंगे तो उसके असरात तो होंगे। और बदकिस्मती से हम जो हैं वो हर वक्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो फेस करने के लिए इस तरह से आप चौकन्ना रहना, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम दाएं बाएं जो है वो देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अपने अतराफ़ से जो है वो चौकन्ना होते हैं। तो ये चीज़ नर्व्स पर बहुत बुरे असरात डालती है। और अगर उसी दरमियान जो है वो आप किसी हादसे से दो चार हो जाएं, किसी स्नैचिंग से या कोई इस तरह के रवैये से, तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बहुत दूरस असरात होते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों पर उनमें इश्तियाल भी बहुत बढ़ता है, वो वॉलेंट भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मुसलसल जब इस सिचुएशन में रहेंगे तो उनके रवैयों में जो है वो फ़र्क आएगा और रवैये जो हैं उनके भी जो है रवैये में जो है वो वायलेंस आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर नाइमा, अब जो है वो हालात कुछ यूँ हो गए कि लोगों का सब्र, आप समझ लें कि वो ख़त्म हो गया है। अब लोगों का, आप समझ लें कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो इस लेवल पे चला गया है कि आए दिन मॉब वायलेंस का भी ये शिकार हम देखते हैं कि कोई ना कोई हो रहा है। कभी उसमें जो है वो वाकई में क्रिमिनल ऐसा होता है, कभी जो है वो ऐसा भी होता है कि बेचारे मासूम लोग, अभी हम स्टोरी कवर करके आए हैं, उनको भी, वो भी झपेटे में आ जाते हैं। ये मॉब वायलेंस एक्चुअली क्यों क्रिएट हो रहा है? देखिए, मॉब जो है वो एक्चुअली क्राउड की एक शक्ल है। क्राउड जो है बेसिकली हम कहते हैं हुजूम, जिसका कोई सिरा नहीं होता, या हुजूम जो है वो अचानक जो है वो कोई भी एक्ट करने लगता है। तो मॉब जो है वो क्राउड की एक ऐसी शक्ल है कि जो कि हाईली चार्ज होता है।
और किसी मुद्दे पे चार्ज होता है, कोई इशू होता है, फौरी नौयत का कोई इशू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर है, अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन बिहेवियर, यानी जिसकी पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अचानक कोई वाकया होता है जिसके नतीजे में जो है वो क्राउड चार्ज हो जाता है। चार्ज क्राउड का मतलब है एग्रेशन, कि जिसमें वो रिएक्शन देता है, एग्रेसिव क्राउड होता है, एग्रेसिवली एक्ट करता है। यकीनी तौर पर उस मॉब में कोई ना कोई उसको लीड ऐसा कर रहा होता है कि जो कहता है कि आओ चलो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, आओ चलो ऐसे कुछ नहीं होगा। अक्सर हम देखें इस तरह की हमारे पास वीडियोस आती हैं कि कोई स्नैचर्स जो है वो पकड़ लिए गए या कोई स्ट्रीट क्रिमिनल्स, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ कभी उनको मारते पीटते हैं और कभी आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि इनको मार दो कुछ नहीं होगा। तो दरअसल इन अदर वर्ड्स ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उसके अलावा ये आपके जुडिशरी पर की जो स्लो एक स्पीड है या उस पर यकीन ना होना, ये भी मॉब को क्रिएट करता है, लोगों को वॉलेंट करता है कि वो कानून को अपने हाथ पे ले लेते हैं। और इस दौरान जो है बाज़ औक़ात गलतफहमियाँ भी होती हैं, क्योंकि उसके कोई सिम्त नहीं होती मॉब की, उसमें जो है वो कोई सही गलत की पहचान नहीं होती मॉब के अंदर। उस वक्त एक्ट होता है, एक्ट करना है। और जब इस नहज पे जो है वो कोई क्राउड पहुंच जाता है तो वहाँ पर किसी की बेगुनाही या किसी की जिसे कहना जजमेंट, वो तो पॉसिबल होती ही नहीं है, और जो करने की कोशिश करता है वो भी उसकी लपेट में आ जाता है। तो मुझे नाइमा ये बताइएगा कि आपने बताया कि मॉब वायलेंस क्यों क्रिएट होता है, इसी तरीके से मैं पूछूंगी कि नाइमा दूसरे भी तो कोई आपके पैसा कमाने के ज़राए हो सकते हैं, सिर्फ ये स्नैचिंग और इस तरह की वारदातें सिर्फ ये कराची में ही क्यों? क्या ऐसा कोई इसका कोई कनेक्शन बनता है किसी ख़ास सिमत की जानिब? या मतलब आप देखें ना कि कितने आईजी आए, कितने बदल गए, कितनी हुकूमतें आई, कितनी बदल गई, कराची का ये मसला किसी सूरत में हल होने का नाम नहीं ले रहा। कोई स्पेसिफिक इसकी कोई स्पेसिफिकली कोई वजह होगी? जी बिल्कुल, देखें ये अगर हम ये कहना कि आईजीज या पुलिस, सिर्फ ये तो एक पार्ट है जो हमें नज़र आ रहा है कि इनको कंट्रोलिंग ये एजेंसी है। लेकिन अगर देखें ना, ये इसके सोशो इकनॉमिक रूट्स हैं। आपने कहा ना कि कराची में ही क्यों और इतना ज़्यादा क्यों, तो मैं यहाँ सिर्फ एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी बदकिस्मती से कि इस वक्त जो है वो कारोबार जो है वो क्या है, जायज़ रोज़गार क्या है, और जो यहाँ की सोसाइटी की जो एक कंपोजिशन हुई है और जो हमारे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसमें हम देखें कि पॉलिसीज़ के कुछ नहीं पता होता, आए दिन तब्दील होती रहती हैं, इकॉनमी हमारी जो है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। तो यहाँ पे रोज़गार और कारोबार जो है वो इतना आसान नहीं है। कोई जायज़ कारोबार भी जो है वो अगर अपने स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, कुछ रियासती लेवल पर और कुछ जो है वो आपके माशरती, मैं बात करूंगी कि जो इदारे हैं उनके लेवल पर इतना आसान नहीं है। तो एक गरीब और एक जिसकी बहुत ही कम तालीम है या नहीं है तालीम, तो वो बहुत सारा झंझटों में नहीं पड़ेगा, वो बहुत उसको सीधी अपनी रोटी चाहिए, अपने बच्चे को जो है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रोटी की बात करूंगी, मैं तालीम और इलाज की बात भी नहीं करूंगी, और सर छुपाने की बात ये भी बाद में आती है। पहले है भूख, उसको मिटाने के लिए जो है वो जाहिर बात है कि कहीं वो तो उसका रोज़गार है जो करने निकला है, और वहाँ पे उसने अपनी जान को और अपनी हर इज़्ज़त को, इज़्ज़त नफ्स तो पहले ही जो है वो आपके जो ये आपकी सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें इज़्ज़त तो पहले ही दाव पे लगी हुई है। अवामी तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो फिर हर कीमत पर जो है काम करता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। पूरे पाकिस्तान में स्नैचिंग के हवाले से सबसे ज्यादा लुटने वाला ये शहर कराची। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग सिर्फ अपने मोबाइल फोन से, अपनी नकदी से, सिर्फ हम इससे नहीं हाथ धो रहे हैं, हम अपने इमेज से, हम बाकायदा तौर पे ये आज के प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इसका असर, एक शख्स अगर लुटता है या एक शख्स को इसमें गोली मारी जाती है तो इसका असर याद रखिएगा कि सिर्फ एक शख्स की जान लेने देने से या उसके लुटने से नहीं है, इसका असर उसके घर वालों पे पड़ेगा। सबसे पहले घर वालों से होता हुआ जिस जगह वो काम कर रहा है उन पे पड़ेगा, वो मुतासिर होंगे जहनी तौर पे। फिर आखिर में इसी तरीके से कनेक्ट होते होते, क्योंकि हर दूसरा शख्स लुट रहा है, तो कनेक्ट होते होते हम तमाम के तमाम कराची के लोग जो हैं वो इसका शिकार बन रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम अच्छे खासे नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं इसी हवाले से। बच्चों को और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ ये वारदातें होती हैं, रात को उनको ख्वाब के अंदर बाकायदा तौर पे, हो सकता है कि बहुत से लोग इस वक्त मेरा ये जुमला सुन के कहें कि ओ ये तो हमारे साथ भी होता है कि रात को ख्वाब में भी लोगों को ये सनके क्या कहीं हम बाहर निकले हैं और हमारे साथ ये डकैती हो रही है। ये कराची के लोगों के खास, इनके, ये पूरे पाकिस्तान में आपको कोई और ये शख्स ये बात नहीं कहेगा, लेकिन आपको कराची का शख्स जो है वो ये ज़रूर इस बात की तस्दीक करेगा कि हमें भी इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो गए।
ये उस वक्त होता है कि जब तवातुर के साथ वारदातें होती हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे इसका ये नतीजा निकलेगा कि पूरी दुनिया में कराची का एक इमेज ऐसा बन जाएगा कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तक करने के लिए ना किसी को हम कायल नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा मसला है? अभी तो हमने ये पहला एस्टेब्लिश प्रोग्राम किया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब आप इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आप आने वाले दिनों में जब देखेंगे, जब भी हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे, हम आपको दिखाएंगे वो जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके ऊपर तो हमने अभी तक बात ही नहीं की है। आप देखिएगा किसी शख्स के जाने के बाद या जो शख्स इससे मुतासिर होता है उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता उसको अगर जख्मी भी किया गया है या अगर उसकी जान ले ली गई है, वो घर वाले उसके जाने के बाद एक अरसे दराज बाद भी वो किस मेंटली कंडीशन से गुजर रही हैं और किस तरीके से उसका असर जो है वो हमारे माशरे पर पड़ रहा है, ये भी आप आने वाले प्रोग्राम्स में देखेंगे। फिल वक्त मैंने आज आपको ये पहला प्रोग्राम दिखाया है और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करेंगे, क्योंकि ये तो हम सबकी दुखती हुई नस है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।